सो गाइस, स्टडी विथ अमन SWA चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने सिंधु सभ्यता खत्म कर दी है। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज हम वैदिक काल का संपूर्ण इतिहास एक ही शॉट में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परिचय की, तो वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है जो आर्यों के आगमन और उनके सभ्यता के विकास से जुड़ा हुआ है। यह काल मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में विभाजित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आई हुई सभ्यता है। वैदिक सभ्यता के स्रोत की बात करें तो इसमें मुख्य स्रोत वेद हैं, जिनमें धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का उल्लेख मिलता है। प्रमुख रूप से हमारे पास 4 वेद हैं। वैदिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग 4 वेद है। ये प्राचीन भारतीय ज्ञान, धर्म और समाज का आधार माने जाते हैं। तो इन चारों वेदों में से पहला वेद हम देखेंगे ऋग्वेद को। यह सबसे पुराना वेद है। दोस्तों, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि यह एसएससी के एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, जिसमें आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। इसकी संरचना में 10 मंडल, यानी कि मंडल मतलब खंड, 10 खंडों से यह बना हुआ है, जिसमें कुल मिला के 1028 सूक्त यानी कि स्तुतियां हैं। यह वैदिक भाषा में लिखा गया है। अगर हम इसमें विषय की बात करें तो देवताओं की स्तुति और प्रार्थना की गई है, जिसमें प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम ये सब ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। इसमें प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित थी। यह काल प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित थी। अगर हम ऋग्वेद के महत्व की बात करें, यह दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। इसमें समाज की प्रारंभिक झलक मिलती है। आप ऋग्वेद को अच्छे से समझ गए होंगे, मेरी आशा है। अब दूसरा वेद हम देखेंगे यजुर्वेद। यह यज्ञों से संबंधित है। अगर इसकी हम संरचना की बात करें तो यह 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हैं, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद में केवल पद्य है। अगर हम इसके विषय की बात करें, यज्ञों में उपयोग किए जाने वाले मंत्र, कर्मकांड और अनुष्ठान संबंधी विवरण यह यज्ञ में बोले जाने वाले मंत्रों से संबंधित है। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो यह पुरोहितों द्वारा यज्ञ कराने के लिए उपयोग होता था। इसमें बलि प्रथा और धार्मिक अनुष्ठान का वर्णन है। तो दोस्तों, बलि प्रथा का शुरुआत यजुर्वेद में हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे सामवेद, जिसे संगीत का वेद कहते हैं। इसमें संगीत होती हैं। इसकी संरचना में 1549 मंत्र ऋग्वेद के लिए 2 भाग, यह 2 भागों में बना हुआ है। पहला गान पद्धति जो संगीत के रूप में होती है, जिसमें पूरा संगीत भरा होता है। दूसरा यज्ञों में प्रयोग होने वाले मंत्र, जो यज्ञ संपन्न कराते समय जो मंत्र बोले जाते हैं वो इसमें समाहित हैं। अगर हम इसके विषय की बात करें तो संगीत और स्वर के साथ मंत्रों का उच्चारण मुख्य रूप से सोम यज्ञ से संबंधित होता है। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार माना जाता है। तो दोस्तों, आप इससे यह अनुमान लगा, भारतीय संगीत की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसमें मंत्रों को लयबद्ध तरीके से गाने का निर्देश दिया जाता है। यह पूरा संगीतमय रूप में होता है। हम चौथे वेद की बात करें तो अथर्ववेद है, जिसमें जादू और चिकित्सा का वेद कहा जाता है। संरचना अगर इसकी बात करें तो इसमें 20 कांड, 731 सूक्त हैं। अगर हम इसके विषय की बात करें तो इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोगों की चिकित्सा, आयुर्वेद, भूत प्रेत विद्या, सामाजिक नियम और नीति है। अगर हम इसके महत्व की बात करें दोस्तों, यह वैदिक समाज के लोकप्रिय जीवन का परिचय देता है। इसमें चिकित्सा विज्ञान और तंत्र विद्या का विस्तृत वर्णन है।
आइए इसके बाद हम वैदिक काल का विभाजन देखते हैं। वैदिक काल मुख्य रूप से दो भागों में बटा है। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। अगर हम ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थितियां देखें तो इसमें प्रशासनिक इकाइयां जन, उसके बाद 20, फिर ग्राम, फिर सभा में सीमित थी। जैसे आज हमारे यहाँ पहले ग्राम होता है, फिर जिला, फिर राष्ट्र, ऐसे करके उस समय प्रशासनिक इकाइयां जन, विस, ग्राम और सभा राष्ट्र में सीमित थी। राजा का चुनाव होता था और वह उसके पास सीमित शक्तियां होती थी। अगर हम इसके सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो 4 वर्ण होते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। समाज पितृसत्तात्मक होता था। अगर हम पितृसत्तात्मक की बात करें तो जिसमें परिवार का मुखिया पिता होता था, लेकिन महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त थी। बहुपत्नी प्रथा और विधवा विवाह प्रचलित था। बहुपत्नी प्रथा का मतलब है कि एक पति के कई पत्नियां होती थी, जैसे पहले की राजा महाराजाओं के पास होता था। तीसरी अगर इसकी विशेष बात की जाए जिसमें आर्थिक स्थिति आती है, मुख्य पेशा गौरक्षा और कृषि था। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में आर्थिक स्थितियां अगर देखा जाए तो मुख्य पेशा गौरक्षा और कृषि था। यहाँ के लोग कृषि बहुत करते थे। सिक्कों का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि विनिमय प्रणाली चलती थी। विनिमय प्रणाली की अगर हम बात करें तो एक सामान लेकर दूसरा सामान दे करके ऋण चुकाया जाता था। लोहा अज्ञात था। इस समय के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तांबे और कांस्य का प्रयोग होता था। इस समय में तांबा और कांस्य का प्रयोग होता था दोस्तों। और हम चौथी धार्मिक स्थिति की बात करें तो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, जैसे इंद्र की पूजा होती थी, अग्निदेव की, वरुण की पूजा, सूर्य की पूजा आदि पूजा होती थी। मूर्ति पूजा नहीं थी। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में मूर्ति की पूजा नहीं होती थी। मूर्ति की पूजा ना होकर यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन जैसे सूर्य हो गया, अग्नि हो गया, वरुण हो गया, इंद्र आदि की पूजा होती थी। केवल यज्ञ और हवन होते थे। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ और हवन ही होते थे। इसमें मूर्ति की पूजा वूजा नहीं होती थी। इसके बाद हम उत्तर वैदिक काल में चलते हैं, जिसका समय काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। अगर हम इसकी राजनीति स्थिति की बात करें तो छोटे राज्यों की जगह महाजनपद भरने लगे थे। जैसे उसमें हमने देखा कि पहले जनविस करके आते थे, लेकिन इसमें छोटे छोटे क्षेत्र छोड़ के महाजनपद एक बड़े बड़े महाजनपद का रूप ले लिए। राजा शक्तिशाली बन गए और राजतंत्र का विकास हुआ। इसमें राजा के पास शक्तियां बहुत होती थी और धीरे धीरे करके राजतंत्र का विकास हुआ। अगर हम इसकी सामाजिक स्थिति की बात करें तो वर्ण व्यवस्था कठोर हुई और जाति प्रथा मजबूत हुई। दोस्तों, इसमें वर्ण जो है वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो गई थी और जाति प्रथा मजबूत हो गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जाति जन्म के आधार पर मिला जाने लगा, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वहां पर जाति और वर्ण कर्म के आधार पर मिलता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाति और वर्ण जन्म के आधार पर मिला। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। शिक्षा तक सीमित पहुंच रही। महिलाएं जो वहां पर उच्च दिशा में थी, लेकिन यहाँ पर उनकी स्थिति में गिरावट आई और उनको पढ़ाई लिखाई से भी दूर रखा गया। अगर इसके बाद हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो कृषि और पशुपालन के साथ व्यापार एवं सिक्के का प्रयोग शुरू हो गया। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में सिक्कों का प्रयोग चालू हो गया था। लौह धातु का प्रयोग शुरू हुआ, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा। इसके बाद दोस्तों लौह की खोज की गई और उससे अनेक कृषि यंत्र बनाए गए, जिससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। अगर हम धार्मिक स्थिति में बात करें तो यज्ञ और कर्मकांड बढ़े। इस समय पर यज्ञ, पूजा पाठ बहुत बढ़ चुके थे। ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। ब्राह्मण सबसे ऊपर माने जाते थे और उनका प्रभुत्व पूरी तरह से जनता पर छाया हुआ था। ये राजाओं से भी बड़े माने जाते थे। नए दार्शनिक विचार जैसे उपनिषदों का जन्म हुआ।
तो उत्तर वैदिक काल में ही उपनिषदों का जन्म हुआ था दोस्तों। इसके बाद हम प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदुओं देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में प्रकृति पूजा प्रमुख थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और ब्राह्मणवाद बढ़ा। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक असमानता बढ़ी, राजा और पुरोहित का प्रभाव बढ़ा। वैदिक साहित्य में उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों ने नए धार्मिक और दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए। अगर हम निष्कर्ष की बात करें दोस्तों, तो वैदिक काल भारतीय इतिहास की जड़ें स्थापित करने वाला काल है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों ने आगे चलकर महान जनपदों और बाद के भारतीय साम्राज्यों की नींव रखी। ये छोटे-छोटे क्षेत्र मिलकर महाजनपदों का रूप ले लिए। आगे चल के हम महाजनपद भी पढ़ेंगे, तो महाजनपदों का रूप ले लिए और धीरे-धीरे करके भारतीय साम्राज्यों की नींव रखी। अगर हम बात करें छात्रों के लिए उपयोगी टिप्स इसमें क्या-क्या होंगे, जो छात्रों को परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग दोस्तों इसमें ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल की तुलना जरूर पढ़ लीजिएगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। उसके बाद वेदों, उपनिषदों और महाजनपदों से संबंधित प्रमुख ग्रंथों के नाम याद कर लीजिएगा। ये आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण तिथियों के ध्यान में रखिएगा, जैसे इसमें जो काल समय है, आप इसको जैसे उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व, ये सब आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें और बेल आइकन चालू कर दें, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।